नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सैनी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक से है, जिसका नाम है द फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। अब हम समझेंगे कि विदेशी विनिमय दर होता क्या है। द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज़ एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। किसी देश की एक करेंसी को अन्य देश की करेंसी में परिभाषित करना। लें, जैसे कि हम $1 ले रहे हैं, ठीक है, उसके बदले हमें दूसरे देश की करेंसी, माना कि इंडिया है, उसकी हमें 70 रुपीज़ मिलते हैं। ये हमने सपोज़ किया है कि एक देश की करेंसी $1 इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि हमारे देश की करेंसी $70 हमें मिल रहे हैं, $1 के बदले में 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो वो इसकी एक एक्सचेंज रेट है कि एक देश की करेंसी के बदले हमें दूसरे देश की करेंसी में क्या मिलता है। तो एक देश की करेंसी को अन्य देश की करेंसी में परिभाषित करना विदेशी विनिमय दर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर, और दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लोचशील विनिमय दर। फिक्स होता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स की जाती है वह एक मौद्रिक अधिकारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंतर्गत जो भी एक्सचेंज रेट्स होंगी वो किसी मौद्रिक अधिकारी के द्वारा फिक्स नहीं की जाएगी, बल्कि वह बाजार में उस करेंसी की मांग व पूर्ति के ऊपर डिपेंड करेगी कि बाजार में जिस करेंसी की मांग और पूर्ति होगी उसी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट निश्चित की जाएगी। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में हम एक मौद्रिक अधिकारी निश्चित करता है। फ्लेक्सिबल किसी मौद्रिक अधिकारी कंट्रोल में नहीं होती। जब इसके अंदर क्या होता है, ये मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई है करेंसीज को लेकर वो डिसाइड करती हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, इसी में एक टर्म आती है डीवैल्यूएशन, जिसे कहते हैं अवमूल्यन, और रीवैल्यूएशन अधिमूल्यन। डिवैल्यूशन क्या होता है, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ही घरेलू मुद्रा के मूल्य को गिरा देती है। अब इसमें हम एग्जांपल लेके एक समझते हैं। जैसे कि हमने माना कि पहले हमें जो $1 था वो हमें 60 रुपीज़ में मिल रहा था, मतलब हम 60 रुपये में $1 को खरीद पा रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया, मतलब अवमूल्यन कर दिया, तो $1 कितने के बराबर हो गया, 65 रुपीज़ के बराबर हो गया। मतलब हमें पहले से $1 खरीदने के लिए 5 रुपये मूल्य अधिक देना पड़ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो निर्यात है वो बढ़ सके, और जो हमारे आयात है, इम्पोर्ट्स है, वो घट सके। एग्जाम्पल हम देख सकते कि जैसे कि हमने देखा कि पहले जैसे हम एक्सपोर्ट हम कर रहे थे तो हमें $1 के बदले 60 रुपीज़ मिल रहे थे। एक्सपोर्ट निर्यात मतलब हमारे देश से जो वस्तुएं हैं बाहर जाके जो बिकेंगी वो कहलाएगा एक्सपोर्ट, निर्यात। तो जब हम यहाँ से बाहर कोई वस्तु भेजेंगे तो उसके बदले हमें करेंसी मिलेगी बाहर की। तो पहले हमें $1 के बदले 60 रुपये मिल रहे थे, और जैसे ही अवमूल्यन हो गया है, घरेलू मुद्रा का मूल्य घट गया है, तो अब हमें $1 के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं, 65 रुपये मिल रहे हैं, मतलब हमें 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्टर्स को ये फ़ायदा हो रहा है। अगर हम इंपोर्ट में देखें, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से किसी वस्तु को मंगवाना, विदेश से किसी वस्तु को मंगवाना मतलब आयात करना। तो यदि हम आयात करते हैं तो हमें पहले से 5 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं, तो इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो अवमूल्यन इसीलिए किया जाता है कि इससे हमारी निर्यात बढ़ सके और बाहर से हम अपने आयातों को कम कर सकें। रिवैल्यूएशन, अधिमूल्यन, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि पहले जैसे हमें $1 के बदले 60 रुपये मिल रहे थे, अब हमें $1 के बदले सिर्फ 55 रुपये ही मिल रहे हैं। तो ये इसलिए हो जाता है, इसलिए किया जा रहा है कि इसमें हमारे निर्यात घट जाएंगे, क्योंकि पहले हमें $1 के बदले 60 रुपये मिल रहे थे, अब हमें $1 के बदले 55 रुपये, मतलब 5 रुपये कम मिल रहे हैं। तो पहले से हमारे एक्सपोर्ट पहले से कम हो जाएंगे, और हमारे जो आयात हैं वो हमारे पहले से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास और एप्रिसिएशन होता है मूल्य वृद्धि।
ये भी सेम है जैसे कि हमने अभी पिछला पहला पढ़ा था अवमूल्यन और अधिमूल्यन, उसी तरीके से मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि दोनों सेम है। एग्जाम्पल ही हम देखें सेम है, डेप्रिसिएशन में सेम वही होगा। इसके अंतर्गत भी घरेलू मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाएगा और एप्रिसिएशन में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन था जो हमने पहले पढ़ा, वो जो था उसके अंदर गवर्नमेंट चला के अपनी मुद्रा का मूल्य गिराती है, जबकि डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें जो मार्केट में जो भी हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही डोमेस्टिक करेंसी का मूल्य गिरेगा। इसमें मार्केट फोर्सेस काम करेंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो जो ऑटोमेटिक हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होगा, और जो गवर्नमेंट खुद जानबूझ के कर रही है वो डिवैल्यूशन एंड रिवैल्यूशन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि डिवैल्यूशन इंडिया में कब कब किया गया है, कि कब कब हमने अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य घटाया जिससे हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ सके और हम अपने आयातों को नियंत्रण कर सकें। तो पहले हम देखते हैं 19 सितंबर 1949 में किया गया है। ये जस्ट हम देखें तो आज़ादी के बाद हुआ है, जब हमारी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम पे अंग्रेज जब हम यहाँ से हम गए थे तो हमारे पास बहुत सारी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी ख़राब हो चुकी। तो आज़ादी के बाद किया गया। सेकंड हम देखते हैं 5 जून 1966 को किया गया है। उस टाइम अगर हम देखें तो 66 के आसपास देखें तो 1964 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ है, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, और 1966 के आसपास हमारा जो है अकाल और सूखा पड़ा है। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, तो उस वक्त भी हमें क्या करना पड़ा, डिवैल्यूशन करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 में दो बार, 1 जुलाई और 3 जुलाई दो बार हमें डिवैल्यूशन करना पड़ा। 1991 में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तब भी बहुत बुरी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे थे। राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा में बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इसलिए भी हमें क्या करना, डिवैल्यूशन करना पड़ा। और हम देखते हैं 1991 में हमें आर्थिक सुधार भी उसी टाइम आए हैं जब हमने डिवैल्यूशन किया। तो इस तरह इंडिया में इन ईयर्स में हमने डिवैल्यूशन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। तब जिस बाजार में विदेशी करेंसी को खरीदा हुआ बेचा जाता है वह विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। अब हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार के दो प्रकार हैं। स्पॉट मार्केट, तत्काल बाजार। तत्काल बाजार से हम समझते हैं कि इसमें जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, मतलब जो भी हम मार्केट में पेमेंट करना चाह रहे हैं वो तुरंत किया जाएगा, 2 दिन के अंदर ही वो कर दिया जाएगा। उसके अंदर उसका पेमेंट जो भी है करेंसीज का जो भी हमें करना है वो 2 दिन के अंदर तुरंत कर दिया जाएगा। उस समय जो एक्सचेंज रेट चल रही है उसके अंतर्गत 2 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा, मतलब तुरंत कर दिया जाएगा। फॉरवर्ड मार्केट, अग्रिम बाजार, इसके अंदर तुरंत पेमेंट नहीं किया जाता है। इसके अंदर क्या कहता है कि फ्यूचर में हमें कब जब पेमेंट करना है तो एक डेट सेटल कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में 6 महीने बाद जब भी हम पेमेंट करेंगे उस टाइम जो एक्सचेंज रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। तो ये तुरंत नहीं होता है, ये फ्यूचर में डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने टाइम बाद पेमेंट करेंगे और उस टाइम जो एक्सचेंज रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। तो ये हमें दो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैं।